हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 57। काशी को देखने लड़का आ रहा था और अनजाने में काशी ने उसके लिए हाँ भी कह दी। अब तो काशी और ज्यादा परेशान हो गई। शक्ति ने वो लेटर नहीं लिखा था, लेकिन उसने पढ़कर फाड़ क्यों दिया ये काशी को समझ नहीं आया। दोपहर के खाने के बाद काशी अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर उल्टे लेटे लेटे वह शक्ति के बारे में सोचने लगी। उसने शक्ति से कह तो दिया कि वह शाम को घाट पर आएगी, लेकिन उसे शाम में घाट पर जाने देगा कौन। काशी इन्हीं सब में उलझी रही और फिर उसकी आंख लग गई। काशी से मिलने के बाद शक्ति थोड़ा सा परेशान हो गया। वह खंडर की ओर चला आया। वहां बैठकर अपने हाथ बांधे और देखा कि काशी का दुपट्टा अभी भी उसके हाथ पर बंधा हुआ है। वह खुद से ही कहने लगा, पागल लड़की, एक छोटी सी खरोच के लिए अपना दुपट्टा खराब कर दिया। लेकिन उसकी बातों में कितनी परवाह थी हमारे लिए। जो लेटर उसने हमें दिखाया वो हमने उसे लिखा ही नहीं, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत गलत लिखा है। कोई खुद को उसका रांझना कैसे कह सकता है। शक्ति भैया, अकेले में किससे बातें कर रहे हो? विष्णु ने शक्ति के सामने आकर कहा तो शक्ति अपने ख्यालों से बाहर आया और सीधी बैठते हुए कहा, किसी से नहीं, तुम यहां? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, विष्णु ने कहा। पर जैसे ही उसकी नजर शक्ति के हाथ पर बंधे दुपट्टे पर गई, उसने कहा, ये क्या हुआ? ऐसे जख्म को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे कि सीधा डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। तुम सुन रहे हो ना? काशी की कही बात एक बार फिर शक्ति के कानों में पड़ी तो उसने उठते हुए विष्णु से कहा, चलो। कहाँ? विष्णु ने हैरानी से कहा, हॉस्पिटल। शक्ति ने दीवार पर रखा अपना जैकेट उठाते हुए कहा, हॉस्पिटल? लेकिन आज से पहले तो आप कभी हॉस्पिटल नहीं गए, फिर आज यूं अचानक? विष्णु ने हैरानी से कहा, चलोगे या नहीं? शक्ति ने उसे घूरते हुए कहा तो विष्णु चुपचाप अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। उसने बाइक स्टार्ट की और शक्ति को लेकर हॉस्पिटल चला आया। विष्णु ने रिसेप्शन से स्लिप ली और शक्ति के साथ डॉक्टर के कैबिन में चला आया। डॉक्टर ने शक्ति का घाव देखा और कुछ दवाइयां लिखकर उन्हें इमरजेंसी में आने का इशारा किया। विष्णु स्टोर से दवाइयां ले आया। डॉक्टर ने नर्स से शक्ति के हाथ की पट्टी करने को कहा और खुद वहां एक पेशेंट को देखने लगा। शक्ति, जैसे लड़कियों से चिढ़ थी, उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, पट्टी करने के लिए कोई और नहीं है क्या? नहीं, यहाँ की नर्स है, यही करेगी, डॉक्टर ने कहा और वापस अपने काम में लग गया। भैया, करवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? विष्णु ने फुसफुसाते हुए कहा। आइए, यहाँ बैठिए, नर्स ने कहा तो शक्ति उसकी तरफ चला आया। नर्स ने शक्ति का हाथ जैसे ही पकड़ा, शक्ति ने दूसरे हाथ से विष्णु का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। शक्ति को देखकर ही विष्णु समझ गया कि आज से पहले शक्ति का लड़कियों से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं रहा है। नर्स ने शक्ति के हाथ से दुपट्टा हटाया और जैसे ही डस्टबिन में फेंकने को हुई, शक्ति ने उसके हाथ से लेकर कहा, ये हमें दे दीजिए। शक्ति भैया, इस गंदे कपड़े का आप क्या करेंगे? जरूर कुछ बात है जो हमसे छुपा रहे हैं, विष्णु ने मन ही मन कहा। नर्स ने शक्ति के हाथ पर लगे जख्म को साफ किया, दवा लगाई और पट्टी बांध दी। साथ ही एक एंटीसेप्टिक इंजेक्शन भी लगा दिया जिससे इन्फेक्शन ना हो। शक्ति और विष्णु इमरजेंसी से बाहर चले आए। उन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरा और बाहर निकल गए। शक्ति ने अभी भी काशी के दुपट्टे को अपने हाथ में लपेट रखा था। भैया, ये कपड़ा तो खराब हो चुका, इसे फेंक काहे नहीं देते? विष्णु ने कहा। फेंकना नहीं है, जिसका है उसे वापस कर देंगे, शक्ति ने कहा। वैसे लग तो ये किसी लड़की के दुपट्टे जैसा है, पर हमें नहीं लगता आप किसी लड़की के संपर्क में होंगे, विष्णु ने कहा। कहना क्या चाहते हो? शक्ति ने उसे घूरते हुए कहा। हमने देखा अंदर जब नर्स ने आपको हाथ लगाया तो आप कैसे परेशान हो गए, विष्णु ने कहा। वो तो हम आज से पहले कभी हॉस्पिटल नहीं आए, आज पहली बार आए ना, थोड़ा झिझक रहे थे, शक्ति ने कहा। हाँ, लेकिन ये चोट कैसे लगी? विष्णु ने फिर बाइक स्टार्ट करते हुए कहा।
ऐसे ही फिसल कर गिर गए थे। शक्ति ने झूठ कह दिया और उसके पीछे आ बैठा। विष्णु ने बाइक आगे बढ़ा दी। वैसे हम तुम्हें कुछ बताने वाले थे, शक्ति ने एकदम से याद करते हुए कहा। हाँ भैया, आप बाद में बताना, पहले हमारी बात सुनो। आपको पता है आप जब बनारस में नहीं थे तब क्या हुआ? विष्णु ने कहा। क्या हुआ? शक्ति ने पूछा। अरे मालिक को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उनके साथ साथ सीएम सर, कमिश्नर सर और वो केसर भी पकड़ा गया। सुना है नए इंस्पेक्टर ने कमाल कर दिया। उन सब के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत जमा किए हैं कि उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। बाकी मालिक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उनके भाई ने उन्हें छुड़वा लिया। ये सब उस शुगर फैक्ट्री वाले मामले में पकड़े गए हैं, विष्णु ने कहा। तुम तो इन सब में शामिल नहीं थे ना? शक्ति ने शक भरे स्वर में पूछा। अरे नहीं भैया, विष्णु ने कहा। बुरे काम का बुरा नतीजा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, शक्ति ने कहा। हैं? लेकिन हम भी तो बुरे काम करते हैं ना शक्ति भैया, फिर हमारे साथ भी। विष्णु कहते कहते रुक गया। अच्छे लोगों को परेशान करना गलत है, लेकिन बुरे लोगों को परेशान करना गलत नहीं है। मालिक पर हमें पहले से शक था कि वो जरूर कुछ बड़ा कांड करेंगे, और देखो कर दिया। पर किस्मत अच्छी है कि बच गए, शक्ति ने कहा। नया इंस्पेक्टर इन दिनों सतर्क है, केसर से जुड़े लोगों को बिना सबूत के ही जेल में डाल रहा है। और तो और विधायक जी भी उसके साथ हैं। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, विष्णु ने कहा। ठीक है, बाइक जरा चाय की दुकान पर रोकना, शक्ति ने कहा। विष्णु ने आगे जाकर बाइक चाय की दुकान पर रोक दी। दोनों नीचे उतरे तो शक्ति ने कहा, 2 कप चाय, और हाँ, कुल्हड़ में देना। कुल्हड़ में क्यों? विष्णु ने फिर हैरानी से शक्ति को देखते हुए कहा। अच्छी लगती है। तुमने कभी पी है? नहीं ना, पीकर देखो, शक्ति ने कहा। विष्णु ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। आज शक्ति उसे कुछ पतला पतला नजर आ रहा था। अगले दिन लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए शिवम के घर में सब तैयारियां हो रही थी। लेकिन काशी की शक्ल बता रही थी कि उसे अभी ये शादी नहीं करनी थी। वह उदास सी छत पर चली आई और वहीं घूमने लगी। सुबह शक्ति से जो मुलाकात हुई उसके बारे में सोचने लगी। शक्ति उसे पसंद करता भी है या नहीं, ये जानना काशी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वह शक्ति को चाहने लगी थी। शाम हो चुकी थी, हल्का अंधेरा भी होने लगा था। काशी को याद आया कि उसे शक्ति से मिलने जाना था, लेकिन बाहर कैसे जाए? काशी इसी सोच में डूबी नीचे आई। उसे डाइनिंग के पास काम करता दीना दिखा तो काशी मुस्कुरा उठी। वह दीना के पास आई और कहा, दीना भैया, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना बिटिया, दीना ने मुस्कुराकर कहा। काशी उसके पास आकर कान में धीरे से फुसफुसाई, जिसे सुनते हुए दीना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने साइड होकर कहा, नहीं नहीं बिटिया, हम शिवम भैया से झूठ नहीं बोलेंगे। प्लीज दीना भैया, हमारे लिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर हम पापा से कहेंगे तो वो हमें जाने नहीं देंगे। हमारी इतनी सी मदद कर दीजिए ना, काशी ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा। लेकिन बिटिया, शिवम भैया को पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे। तुम वंश बाबा को ले जाओ, दीना ने जाते हुए कहा। हाँ हाँ, हम लगते ही क्या है आपके जो आप हमारी बात सुनेंगे। हमें लगा घर में सब हमें अपना मानते हैं, लेकिन खैर जाने दीजिए, काशी ने थोड़ा नौटंकी करते हुए कहा। तो दीना रुक गया। पहली बार काशी ने उससे मदद मांगी और उसने मना कर दिया। ये सोचकर दीना को बुरा लगा। उसने काशी की तरफ पलटकर कहा, ऐसा कहो काशी बिटिया, तुम हमारी बेटी जैसी हो। ठीक है, हम तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे। सच्ची? ओह दीना भैया, आप कितने अच्छे हैं। हम ना कपड़े बदल कर आते हैं। कहते हुए काशी वहां से चली गई। काशी के कहे अनुसार दीना ने शिवम से ना कहकर सारिका से कहा कि वह काशी को अपने साथ बाजार ले जाना चाहता है। खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कुछ सामान खरीदने और पैसे ट्रांसफर करने में काशी उसकी मदद करेगी। सारिका, जिसे हर किसी की मदद करने का शौक था, उसने खुशी खुशी दीना को जाने को कह दिया और साथ ही जल्दी आने को भी कहा। काशी तैयार होकर चली आई और दीना से कहा, चले? हाँ, दीना ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि ये वक्त शिवम के घर आने का था।
दोनों जैसे ही बाहर आए, सामने से ही शिवम मिल गया और उन्हें साथ देकर कहा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? शिवम जी, हमने ही कहा है, वो हमें कुछ सामान चाहिए था तो हमने ही दीना से कहा कि काशी को साथ ले जाए, ये अच्छे से देख कर ले आएगी। सारिका ने आते हुए कहा, ठीक है, हमारी गाड़ी ले जाओ और हाँ, जल्दी वापस आना। शिवम ने कहा, जी पापा, हम यूं गए और यूं आए, काशी ने कहा और दीना को लेकर वहां से चली गई। गाड़ी जैसे ही 80 घाट के पास पहुंची, काशी ने कहा, बस 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 यही रोक दीजिए। लेकिन बिटिया, यहाँ क्यों? बाजार तो आगे है। दीना ने कहा, अरे दीना भैया, हमें यहीं जाना है, आपको जो सामान लेना है बाजार से लेकर आइए, तब तक हम घाट पर आरती देख कर आते हैं। काशी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, लेकिन बिटिया, आरती तो कब की खत्म हो चुकी है। दीना ने कहा, हाँ हमें पता है, लेकिन हमें आरती के बाद थोड़ी देर रुकना है, इसलिए हम जा रहे हैं और आप थोड़ी देर में आ जाइएगा। कहते हुए काशी वहां से चली गई। दीना काशी के झूठ को नहीं समझ पाया और मार्केट की तरफ निकल गया। काशी खुशी खुशी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। जैसा कि दीना ने कहा था, घाट पर आरती समाप्त हो चुकी थी। बस कुछ लोग वहां थे, कुछ घूम रहे थे और कुछ बैठे थे। काशी की नजरें शक्ति को ढूंढने लगी, लेकिन शक्ति वहां नहीं था। काशी का चेहरा उदासी से घिर गया, उस पर ठंड भी बहुत थी और काशी अपना स्वेटर गाड़ी में ही भूल आई। ठंड की वजह से वे अपने हाथों को सहलाने लगी। पास से गुजरते हुए सुबह वाले पंडित जी ने काशी को वहां देखा तो कहा, अरे बिटिया, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ। नहीं पंडित जी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। काशी ने फिर अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा, कहीं तुम शक्ति को तो नहीं ढूंढ रही? पंडित जी ने अनुमान लगाया। काशी ने शक्ति का नाम सुना तो पंडित जी को देखकर मुस्कुराई और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देखो बिटिया, बुरा नहीं मानना, पर इस वक्त किसी लड़के से मिलना सही नहीं होता। एक काम करना, तुम सुबह आ जाना, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, शक्ति बहुत अच्छा इंसान है, हम यहीं रुककर उसका इंतजार करते हैं, शायद वो आ जाए। काशी ने कहा तो पंडित जी वहां से चले गए। शक्ति के लिए काशी का ये पागलपन कोई समझ नहीं पा रहा था, खुद काशी भी नहीं। आज से पहले किसी लड़के के लिए उसने ऐसा महसूस नहीं किया, ना ही किसी लड़के के लिए उसने कभी अपने घर वालों से झूठ कहा, लेकिन पहली बार शक्ति के लिए महसूस कर रही थी और शिवम सारिका से झूठ भी बोल रही थी। काशी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन शक्ति वहां नहीं आया। हताश होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। ठंड भी लग रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद काशी उठी और हताश होकर जाने लगी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, शक्ति से टकरा गई। काशी लड़खड़ाते हुए जैसे ही गिरने को हुई, शक्ति ने उसकी कलाई थामकर उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक प्यारी सी धुन वहीं पास के मंदिर में बज रही थी। चांदनी रात, घाट का चमचमाता पानी और आरती के बाद सुगंधित माहौल उस पल को और भी खुशनुमा बना रहा था। शक्ति ने उसे खींच लिया तो काशी उसकी बाहों में आ गिरी और फिर एकदम से पीछे होकर कहा, हमें पता था तुम जरूर आओगे। हम यहाँ किसी काम से आए हैं, तुमसे मिलने नहीं। शक्ति ने काशी से नजरें चुराते हुए कहा, तुम्हारा हाथ कैसा है? काशी ने शक्ति की बात को इग्नोर कर दिया। ठीक है, शक्ति ने कहा। सच में वो लेटर तुमने नहीं लिखा था? काशी ने पूछा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वह शक्ति ने ही लिखा है। नहीं, हम ये सब नहीं लिखते, शक्ति ने कहा। तो फिर तुमने उसे फाड़ा क्यों? काशी ने शक्ति की ओर देखकर कहा। शक्ति उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। तुमने उसे इसलिए फाड़ा ना क्योंकि उसमें लिखी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी? या फिर तुम सोच रहे होगे कि कोई हमारे लिए ऐसा कैसे लिख सकता है ना? काशी ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। शक्ति ने काशी के चेहरे की तरफ देखा तो बस दिखता ही रह गया। इस वक्त दुनिया की सारी मासूमियत उसे एक चेहरे में नजर आ रही थी और वो चेहरा था काशी का। उसे खोया हुआ देखकर काशी ने उसके चेहरे की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गए? तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। शक्ति एकदम से काशी को आप से तुम बुलाने लगा था। ये क्यों हो रहा था वह भी नहीं जानता। क्यों नहीं आना चाहिए?
काशी ने कहा, देखो जैसा तुम समझ रही हो हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। शक्ति ने साफ शब्दों में कहा, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? और वैसे भी जब तक तुम हमें अपने बारे में बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे? काशी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, बुरे इंसान हैं। शक्ति ने कहा, हम कैसे मान ले? काशी ने कहा। शक्ति ने एक नजर काशी को देखा, उसे अपनी ओर खींचा और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। काशी की धड़कनें तेज हो गई, आंखें बड़ी होने लगी और हाथ जड़ हो गए। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 57। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या शक्ति शुगर फैक्ट्री कांड के बारे में पहले से जानता था? आखिर काशी क्यों बोलने लगी है अपने घर वालों से झूठ? शक्ति और काशी की ये मुलाकात क्या लाएगी उन्हें एक दूसरे के करीब? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।